मेरे प्रिय दोस्तों, ये लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 31। विद्या निकेतन के बगीचे के बीच एक मेडिटेशन ग्राउंड बना हुआ था, जहां पर आरव बहुत समस्या ध्यान साधना में बैठा मेडिटेट कर रहा है। उसके शरीर से हल्की हल्की हरी रोशनी भी उसके चारों तरफ फैली हुई थी और आसपास के वातावरण भी उसकी तरह आकर्षित हो रहे थे। कुछ फूल पत्ती से कुछ ऊंचा अपने अंदर अवशोषित कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बगीचे की पेड़ पौधों में जान आ गई हो। आज पास में मेडिटेशन कर रही बच्चे भी इस एनर्जी को महसूस कर पा रहे थे और महसूस करते ही उनका ध्यान भटक गया, जिसके कारण वह अपनी आंखें खोलकर उसे तरफ देखने लगे। लड़के लड़कियों का था, मुझे वहां पर मेडिटेशन करने के लिए आए थे सब। आरव के आसपास उसे हरी रोशनी को देखकर थोड़े आचार्य भी हो गए थे, क्योंकि इतनी जल्दी कोई इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। पर वहां मौजूद एक आचार्य आरव को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसे देखकर उसके बगल में खड़ा एक लड़का कहने लगा, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं आचार्य गुरुजी? क्या आपको नहीं लगता कि यह लड़का बहुत जल्दी इस स्टेट की शक्ति जागृत कर ली है, जिससे इसकी शक्तियां खुलकर बाहर आ रही है? तुम नहीं समझोगे, उसने अपनी एक शक्तियां पूर्ण रूप से जागृत कर ली है, और ये तो उससे ज्यादा शक्ति का पहला पड़ाव है। हर्षपत्र की शक्ति बनी हर तत्व की शक्तियों को जागृत करने के बाद उसे एक पूर्ण रूप से जागृत करना है, बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तुम्हारा मनपसंद तत्व जो भी है, उसे तत्व को लेकर तुम जितनी भी मंत्र और आध्यात्मिकता के साथ उसे ऊर्जा को अपने शरीर की ऊर्जा से मिलने की कोशिश करोगी, उसके बीच तालमेल बैठा कर तुम धीरे धीरे उसे तत्वों के ऊर्जा को अपनी शक्तियों से बदलकर मंत्र से इस ऊर्जा को अपनी तरह से कंट्रोल कर पाओगे। आप किसी भी तरह से उसका उपयोग भी कर पाओगे। सब उनकी बात वहां मौजूद सभी बहुत ध्यान से सुन रहे थे, और यह सुनकर सब समझ गए कि आप अपने तत्व की ऊर्जा और अपने शरीर की ऊर्जा के बीच टाइमिंग बैठने की कोशिश कर रहा है। और आरव को भी यह बात पता था कि वह इस वक्त क्या कर रहा है। आरव बस मेडिटेशन के जरिए अपने सिक्स तत्व की और भी कई प्रभावशाली शक्तियों को जागृत करने की कोशिश कर रहा था। उसे गुलाबी रोशनी में तो साफ साफ कह दिया था कि वह चाहे तो अंतिम स्तर तक पहुंच जाएगा, इसके बाद उसे सारी चीज समझ आने लगेगा। पर आना चाहता था कि उसे भले ही वक्त वालों पर वह सभी चीजों को ध्यान और सब्र के साथ सिखाते हुए उससे तत्व के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे कर सकता है, पर वह ये करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे आरव समझ आ गया था कि अगर वह वृक्ष तत्व के सबसे अंतिम और सबसे बड़ी शक्ति तक पहुंच जाएगा तो उसका शरीर इस शक्तिशाली ऊर्जा को जागृत करने में पूरा जोर लगा देगा। इसके बाद उसके शरीर में काफी परिवर्तन होंगे, और डॉक्टर होने के कारण आरव बहुत आसानी से अपने शरीर की स्थिति समझता था। भले ही उसके शरीर अब कमजोर नहीं रहा, पर वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिससे उसके शरीर या मानसिक स्थिति को किसी भी तरह से तनाव मिले। रोशनी उसे उसके बारे में बात कर कराना क्या चाहती है। वह किसी भी तरह से कोई भी कदम किसी के कहने पर नहीं उठाना चाहता था। वह अपने बारे में जाने के बाद या इस शरीर के मालिक के बारे में जानकर उसे हिसाब से फैसला लेकर इस जिंदगी को खुलकर जीना चाहता था। ऐसे बहुत सारे चीज आ रहे हो कि दिमाग में चल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लाइब्रेरी में कदम जब पहुंचा तो उसने देखा कि माहेश्वरी 2-4 किताब अपने पास में रखी एक मोटी किताब को बहुत गौर से पढ़ रही थी, और उसके हाथों में एक अलग ही छोटी सी बिजली जैसा कुछ नाच रहा था, जिसे देखकर कारण ने कहा, तुम अपनी जादू उसकी शक्तियों में अपनी हाथों में क्यों दिखावा करती हो? मैं दिखावा नहीं कर रही हूं। अगर मैंने यह नहीं किया तो कुछ पल मेरे साथ आकर बैठ जाएंगे और मुझे पढ़ने नहीं देंगे, इसलिए मैं अपनी शक्तियों को थोड़ा प्रयोग कर रही हूं। उसके बात सुनकर करण ने सर हिला दिया, फिर कहा, मैं तुम्हें जो किताब भी घूमने को कहा तो वह तुमने ढूंढी? इस पर माहेश्वरी ने अपने पास रखे किताबों की तरह के सारा कर दिया। इसे देखकर कारण में कुछ किताबें इधर उधर करके 2 किताबें उठा ले और जल्दी से वहां से चला गया। वह देखकर माहेश्वरी वापस अपने किताब पढ़ने में बिजी हो गई। ग्रंथालय में बहुत समय से बैठी हुई थी। उसे सुबह से लेकर अब तक जो भी कुछ हुआ है उसके बारे में उसे कोई भी खबर नहीं। वह बहुत ही सुबह सुबह यही बैठी है, जिसके कारण सुबह की घटना के बारे में उसे कोई खबर नहीं था। जब आरव अपने ध्यान साधना में लीन था, तभी आरव कुछ आवाज आने लगी, और यह आवाज सुनकर आरव पहचान लिया कि वही रोशनी है जो उसे हमेशा उसे ही नजर और सुनाई देती है। उसे आवाज को आरव में नजरअंदाज किया, और वह ऐसा कर नहीं पाया। अंत में उसने डिसाइड किया कि वह उसे आवाज को सुनेगा और उसकी पूरी बात सुनने लगा। आरव, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने मना किया था ना कि लोगों के बीच अपने असली शक्तियों को प्रदर्शित मत करना, पर तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा दुश्मन आसपास ही है। पहले तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम हो कौन? कुछ समय से तुम मुझे क्या चाहिए और क्या गलत ये तो बता रहे हो। वह तुम अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बता रही है। आखिर तुम हो कौन? सामने क्यों नहीं आते मेरी? अगर तुम मेरे बारे में जानते हो तो मुझे बताओ कि मैं हूं कौन, क्योंकि मैं अपनी याददाश्त कुछ समय पहले ही खो दिया है, जिसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। अगर तुम मुझे जानते हो तो मुझे बताओ। अगर जब तक तुम मुझे खुद के बारे में कुछ नहीं बताओगे तब तक मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे ही मैं सब कुछ भूल चुका हूं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे दोस्त है, आप कौन मेरे दुश्मन। इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। मेडिटेशन करने के बाद भी उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह इतना गुस्से में क्यों है, और वह जल्दी से वापस अपनी दुनिया में वापस आ गया और आसपास देखने लगा। सब उसे की तरफ देख रहे थे।
जिस हालत में इग्नोर करके अपने बगल में रखी जैकेट उठा लिए और अपने बाल को बांधकर पानी की बोतल लेकर एक ही बार में पूरा पानी पी लिया, फिर वह वहां से दूसरी तरफ चला गया। चलते हैं और यही सोच रहा था कि आज उसका मन इतना अजीब क्यों हो रहा है, और सोचने लगा कि उसके मन में चल रहा है सवाल का जवाब आखिर है क्या, और सुबह की घटना के बारे में सोचने लगा। जब वह कक्षा के अंदर जा रहा था तो उसे कुछ दृश्य दिखाई देने लगे, जहां काव्या हवा में इधर उधर दीवारों से टकराकर जमीन पर बार बार गिर रही थी, जिससे उसके कपड़े और हाथ पैरों पर चोट घाव लग गए। और आरव बिना किसी देरी के घबराते हुए वहां उसे तरफ भाग। उसे बार बार समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे दृश्य से कैसे दिखाएं। वह कैसे जान गया कि काव्या के साथ यह सब हो रहा है, और वह बिना किसी शक्ति के लिए जिसे देख कैसे पाया, और यह पता लगाने के लिए वह ध्यान करने बैठा था, पर उसे बीच तत्व और सुनहरी रोशनी के अलावा कोई भी बोलता है ये शक्ति के बारे में कोई भी अनुभव हुआ नहीं हुआ। शाम के वक्त जब काव्या ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोलने लगी, उसके पास बैठी नील जल्दी से जाकर वेन आचार्य ने काव्य को धीरे धीरे अपनी शक्ति से उसे ऊर्जा दिया। थोड़ी देर में काव्य पूरी तरह से होश में आ चुकी थी, पर उसने महसूस किया कि उसकी शरीर बिल्कुल भी जान नहीं रही है। यह महसूस करती है उसे याद आया कि उसके साथ हुआ क्या था। फ्लैशबैक, काव्या जब सुबह की क्लास के लिए नील को जाने के लिए बोलकर उसे आखिरी बिल्डिंग की तरफ से गुजर रही थी कि तभी उसे कुछ महसूस होने लगा। शुरू से ही उसकी जादुई शक्तियां और अंतरात्मा की ऊर्जा काफी हद तक प्रभावशाली और शक्तिशाली हो चुकी थी, इसलिए वह बुरी शक्तियों को बहुत आसानी से पहचान जाती। वह जिस तरफ से उससे कुछ बुरी शक्तियों का आभास हो रहा था वह उसे तरफ चलने लगी, साथ में वह अपनी शक्तियों को भी जागृत करने लगी। जब वह वहां पर पहुंचे तो उसने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं है। ये देखकर काव्य को काफी अलग सा आभास हुआ और कुछ सोचने लगी, पर उसे आसपास कुछ बुरी शक्तियों का आभास हो रहा था जिसे वह अनजान नहीं थी, पर आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। ये देखकर काव्य बहुत ही बेचैन होने लगी। आगे वह कुछ सोच या समझ पाती उससे पहले ही वह कुछ ऊंचाई से जमीन के ऊपर अचानक से उड़ने लगी और इधर उधर की दीवारों में टकराकर वह जमीन के नीचे गिर पड़ी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाह रही थी, पर उसके दिमाग में किसी भी तरह का कोई भी मंत्र या जागीर शक्तियां उससे शक्तियां नहीं दे रही थी। ये देखकर वह और भी ज्यादा हैरान हो गई। वक्त के साथ वह इधर उधर टकराते हुए वापस जमीन पर गिरने लगी। वह चाहकर भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। अंत में एक तेज रोशनी जैसा कुछ उसके शरीर से निकालकर गायब हो गया और काव्य वही किनारे पर बेहोश होकर गिर पड़ी। यह याद आते ही काव्य के शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तो वही आचार्य गुरु ने काव्य को इस तरह देखकर एक गहरी सांस ली, और वह समझ गए थे कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है, पर वह उसे बात कर डरना नहीं चाहते थे, इसलिए उसने कुछ नहीं कहना बट समझा। कुछ देर में विद्या निकेतन के सबसे उच्च कोटि के आचार्य सिद्ध और कामदेव के साथ कुछ आचार्य काव्य से मिलने आ गए। हालांकि ऐसा उनके विद्या निकेतन में पहली बार नहीं हुआ था, पर काव्य एक राजकुमारी थी और साथ ही साथ वह बहुत काबिल जादूगर बन सकती है, जिनकी सुरक्षा उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और भी कुछ कारण थे जिसके कारण इन सभी घटनाओं को वहां के आचार्य लोग बहुत ही शक्ति से सभी चीजों को समझकर उसका अध्ययन कर रहे थे और सही नतीजा निकलने की कोशिश की। आचार्य सिद्धांत और कामदेव दोनों ही इस बार से अनजान नहीं थी कि कोई काली दुनिया के शक्तिशाली लोग इस जादू नगरी के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। काली दुनिया के जादूगर उनके सैनिकों से आना जाना होता ही रहता था और यह बहुत चिंता का विषय था। इस समय उनके पास बहुत कम जादूगर थे जिनकी शक्तियां इतना थी काली शक्तियों वाले जादूगरों को संभाल सके, पर उन्हें इस बात का डर है कि कहीं काली शक्ति वाली जादूगर इस विद्या निकेतन में ना आ जाए। अगर वह इस विद्या निकेतन में आ जाएंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। इस निकेतन के चारों तरफ रक्षा कवच था जिस काली शक्तियों वाले जादूगर कभी पार नहीं कर सकते, पर यहाँ पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ पर काली शक्ति वाले जादूगर ने किसी बिस्ट ड्रैगन का हमला कर दिया तो क्या करेंगे। वही पारस साम्राज्य में राजा कुंभदेव ने प्रजा के बीच किसी बात का घोषणा करने के बाद अपने महल में लौट रहे थे। बहन में लौटते वक्त उसने देखा कि मुख्य द्वार में पुरोहित जी क्या नहीं कहने लगे, आप ऐसे बिना किसी को बताए ऐसे ही कहाँ जा रहे हैं? आप तो कहा था कि आपको कुछ दिनों यही रहना है, और आप यहाँ क्यों जा रहे हैं? हमसे कोई भूल हो गई है? नहीं महाराज, हम वक्त के साथ चलना पसंद करते हैं और हमारा व्रत हो गया है इस महल से जाने की, इसलिए हम यहाँ से अपने आश्रम जा रहे हैं। वहां पर कुछ बातों को लेकर व्यवहार शुरू हो गए हैं, इसलिए हमें यहाँ से जल्द आसमान आश्रम के लिए निकलना होगा ताकि हम वहां के लिए बहुत को सही कर सके, और राजकुमार वैभव की पैर के लिए भी उपचार करना है हमें, इसलिए हमें वहां जानना बहुत ही आवश्यक लगा। तो क्यों ना आप राजकुमार वैभव को भी अपने साथ ले जाए, वह कहाँ गए कर तंत्र शक्ति और आयुर्वेद के बारे में भी जान लेगा, और साथ ही साथ आप उसका उपचार के लिए कोई उपाय भी ढूंढ लेंगे। उनकी बात सुनकर राजप्रभु जी कुछ सोचने लगे तो मुस्कुराते हुए सर में हिलाते हुए कहने लगे, आप जैसे कि लगे वैसे कीजिए, तो अभी के लिए मुझे चलना होगा। वहां जाकर मैं राजकुमार बैठक के आगे का इंतजार करूंगा। ये कहकर वह सब मिला दे और वहां से मैं आचार्य शिष्य के साथ चल घूमने चले गए। उसके जाने के बाद राजा कुंभदेव शस्त्र विद्या कक्ष की तरफ चले गए। कुछ दिनों से बहुत ना गुस्सा उसे साथ और जादू लड़ाइयों को शक्तियों को जागृत करके वहां लगे चीजों पर करके निकलते थे। आप उसे कक्षा को देखकर भी साफ पता चल रहा है कि वहां पर जिस तरह से जादुई शक्तियां और लड़ाइयां होती है, वहां अगर कोई इंसान आ जाए तो उनका मौत होना नीचे है हो सकता है।
वहां के हर एक दीवार और सामान पर अलग अलग तत्वों की बहुत ही खतरनाक प्रभाव नजर आ रहे थे। वह पूरा एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड जैसा नजर आ रहा था, जहां कोई दूरी पर अलग अलग सामान रखे हुए थे, पर उसे सामानों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि वह काफी समय से इस्तेमाल हो रहे हैं। राजा कुंभदेव ने अपना आंख बंद करके कुछ देर वहां अकेले में मेडिटेशन किया, और मेडिटेशन करते हुए वह किसी सिद्ध पुरुष से कम नजर नहीं आ रही थी। उनके आसपास कम से कम 7 अलग अलग रोशनी उसके शरीर के चारों तरफ घूम रहे थे, और उसके ऊपरी और एक नीला रंग का गोला उन्हें घेर कर अपने ही रफ्तार में घूम रहा था। ऐसी गई गोलाकार रंगीन रोशनियां राजा कुंभदेवी के चारों ओर उसे थके हुए मौजूद थे। इसका अभ्यास राजा तुम्हें देखा था। एपिसोड 32। आरव सुबह सुबह उठकर आंगलाई लेते हुए तैयार होता है और बहुत जल्दी ही कारण के कमरे में पहुंच जाता है। आज ही पहली बार हुआ था कि आरव जल्दी उठकर कारण के कमरे में गया था, जहां दो लोग किसी किताब को लेकर आपस में बातें कर रहे थे। तो वही कारण उन दोनों से अलग बालकनी में बैठा हूं, कुछ किताबें के पन्ने पलटकर अपनी नजर और ध्यान उसी के ऊपर लगाए पड़ रहा था। उसके आसपास का ऑरा बहुत ही अलग था, जिसे महसूस कर आरव मुस्कुराते में कहने लगा, इस लड़के में और उसकी बहन में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों ही एक नंबर के पागल है। आखिर इतनी पढ़ाई कौन करता है? इन्हें सारी चीजों को पढ़ना छोड़कर जादू करना कैसे है, उसके बारे में जानकारी लेना चाहिए और करना चाहिए, पर ये तो किताबें ज्ञान के पीछे पड़े हुए हैं। आरव देकर वह दोनों लड़के मुंह बनाते हुए उसे इग्नोर कर दिए। हम दोनों लड़कों का पहनावा देखकर आर समझ गया कि यह भी कोई बड़े घराने के लोग लड़के हैं, या कहे कि ये दोनों ही कोई राजकुमार है, और उन्हें इग्नोर करके कारण के पास आ गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, भाई अगर तू ही सारी पढ़ाई कर लेगा तो यहाँ बाकी लोग क्या करेंगे? ये सुनकर कारण हल्का सा मुस्कुराया और कहा, अब तू तो पढ़ाई करता ही नहीं है, इसलिए मैंने सोचा तेरे हिस्से का भी मैं ही पढ़ लूं। ये कहकर वह हंसते हुए किताब बंद कर दिया और कहने लगा, क्या बात है, इतनी सुबह तो अब क्या करने का इरादा है तुझे? कल तो हम यहाँ से निकाल लेते, निकलते बच गए, आज क्या नया कांड करने वाला है? कुछ नया कांड नहीं करूंगा, बस पुराने कांड, मतलब कल जो काव्य के साथ हुआ उसके बाद उससे मिलने का मौका ही नहीं मिला, तो सोचा आज जल्दी जाकर उससे पहले मिल लेंगे और उससे पूछेंगे कल की घटना के बारे में, शायद हमें कुछ पता चले। करण ने शरीर लाया और एक अंगड़ाई लेकर वह उठ गया। कुछ देर में वह लोग चलते हुए इधर उधर देख रहे थे कि उन्हें तो अस्पताल का रास्ता और बिल्डिंग दोनों ही पता नहीं था। करण आरव को गुस्से से देखते हुए कहने लगा, तुम वृक्ष तत्व का जादूगर होकर तुम्हें औषधि घर के बारे में पता ही नहीं है, तू करता क्या है यहाँ आकर? अरे मुझे थोड़ी पता था कि वृक्ष तत्व का भी एक अलग सा बिल्डिंग है और वहां पढ़ाई होता है, मैं तो सिर्फ दिन भर तेरे साथ ही रहता हूँ ना, मेरे साथ ही रहता है, तभी तो मेरी बात मानकर तूने। ये कहकर वह चुप हो गया, क्योंकि आरव ने उसका मुंह बंद कर दिया था और उसे देखकर कहा, हाँ हाँ मेरे आप इस बार ध्यान रखूंगा, और तुम्हें पता है ना मेरा शक्तियां को तरह से जागृत हो गई है और मैं उसका इस्तेमाल भी कर पाता हूं, तो मुझे वहां जाने की क्या ही जरूरत? ये कहकर आरव मुस्कुरा दिया। तुम ही कारण से मिलते हुए इधर उधर देखने लगा। 2-3 लड़की से सही रास्ते के बारे में पूछते पूछते वह लोग आखिरकार अस्पताल में पहुंच गए, वही औषधि घर यानी अस्पताल में। राजकुमारी काव्य से मिलने के बाद सिद्धांत और कामदेव आचार्य अपने गुरु आचार्य के साथ वापस से लौट गए। नील काव्य का ध्यान रख रही थी। अगली सुबह जब काव्य बिस्तर पर बैठी हुई नील की बातें सुन रही थी, जिसे जो उसे कुछ बता रही थी, तभी वहां पर माहेश्वरी अपने हाथों में किताब लिए आ गई। उसे देखकर नील आंखें छोटी करते हुए कहा, अब तुम्हें समय मिल गया यहाँ आने का। पिछले एक दिन से तुम्हारे कमरे में रहने वाले 2 लड़कियां अपने कमरे में नहीं है, नहीं कोई क्लास में, इसके बारे में तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं चला। मैं कल पूरा दिन और रात पुस्तकालय में थी, इसलिए मुझे सब के बारे में पता नहीं चला, और जैसे ही सुबह कुछ लोगों को मैंने काव्य के बारे में बात करते सुना तो मैं तुरंत यहाँ आ गई। उन्हें माहेश्वरी को उसके बाद भी मैं सच्चाई नजर आ रही थी, और माहेश्वरी ठीक ही थी, ऐसी कि किसी भी काम को वह कभी भी अधूरा नहीं छोड़ता, चाहे उसके लिए उसे पूरी जिंदगी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। और यह कोई नई बात नहीं थी कि तुम्हें सभी पूरा दिन एक जगह बैठकर किताबें में बिता दें, अच्छा वह हमेशा करती है और उसकी इस आदत के बारे में सब जानते हैं। माहेश्वरी काव्य के साथ में बैठ गई और उसे देखते हुए कहने लगी, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था? क्या कोई तुम पर हमला किया था? पर ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ कोई अनजान शक्ति या जादूगर बिना किसी इजाजत के आ नहीं सकते, पर ऐसे कैसे हो सकता है? ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ क्यों, पर मुझे इतना एहसास है कि वह बुरी शक्ति या काली जादूगर था जिसने मेरे साथ ऐसा किया। मैं महसूस कर सकती हूँ। हमें बड़े आचार्य जी से इस बारे में बात करनी चाहिए। बने बड़े आचार्य खुद आए थे काव्य से मिलने, बीच में कहाँ वह लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर आरव और कारण भी आ गए। अब का चेहरा खिला खिला हुआ था, तो वही कारण की आंखों के नीचे काले काले मोटे घेरे थे। उसे देखकर सब बता सकते थे कि वह कितना थका हुआ और आज ही नींद में है। आरव को देखकर काव्य एकदम से सीधी तक बैठ गई, मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। उसके पास माहेश्वरी के बगल में आकर बैठ गया और उसे देखते हुए उससे बातें करने लगा, जिसे देखकर एक बार फिर माहेश्वरी का मुंह बन गया। उसने अपना हाथ आरव के हाथ में रख दिया, जिससे वह जताना चाहती हो कि आरव सिर्फ उसका है। तो आगे की कक्षा हो बहुत अलग अलग और विशेष प्रकार की जादूगर, तो हमारे साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे और हमें सिखाएंगे। इस बारे में चारों तरफ खबर फैल गई है और मैंने सुना है कि विद्या निकेतन के आने वाले वारिस से हमारी कक्षा का मुख्य आचार्य होंगे। ये सुनकर नींद थोड़ी चैक उठी और कहने लगी,
क्या हमारे विद्या निकेतन के वरिष्ठ हमारी कक्षा के प्रमुख आचार्य होंगे? ये तो कितनी अच्छी बात है। मैंने सुना है वह बहुत ही कम उम्र में बहुत ही अच्छे और ताकतवर जादूगर बन चुके हैं और उन्होंने अपने ही पिता की मौत का बदला अकेले ही ले लिया था जब वह छोटे थे। इससे ये तो पता चल गया कि वह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और उनकी उम्र भी हमसे थोड़ी बड़ी होगी। यह सब कहते हुए नींद बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी तो वही काव्य और माहेश्वरी उसे देखकर सर दिला दिए। हालांकि उन्हें अफवाह तो सुनी थी कि वही आचार्य की कक्षा में उत्तम देव जी अपने जगह पर आराम से बैठे हुए थे और संसाधन देव और कामदेव के साथ कुछ आचार्य वही बैठे इस समय हो रही घटनाओं पर विचार करते हुए आपस में बातें कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सुरक्षा होने के बाद भी कोई भी इस निकेतन की खबरें बाहर तक कैसे पहुंचा सकते हैं और उन्हें आज जाकर पता चला कि विद्या निकेतन के खबरें बाहर जा रहे हैं, जिससे वह लोग शर्मिंदा हो गए क्योंकि यह बात खुद उत्तम देव जी ने अपने दिव्य दृष्टि से कही थी जो कि पूरी तरह से सच था। सिद्धांत देव और कामदेव गहरी सोच में और चिंता में नजर आने लगी। उन्हें इतना चिंता करते देखकर उत्तम देव मुस्कुराते हुए कहने लगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस काम के लिए एक महत्वपूर्ण इंसान ढूंढ लिया है, अब वही सारी चीजों को संभालेगा जब तक हमें हमारा उत्तराधिकारी नहीं मिल जाता। ये सुनकर सब उत्तम देव जी की तरफ देखने लगी तो वहां कुछ देर के बाद उसे कक्षा का दरवाजा खुला और अंदर रुद्रदेव आ गया जिसे देखकर सब खड़े हो गए शिवाय उत्तम देव, सिद्धांत और कामदेवाचार्य के। वह तीनों बहुत ही वरिष्ठ और जाने माने जादूगर में से एक थी और उन तीनों का सबसे खास शिष्य रुद्र ही था। रुद्र उनके सामने आकर अपना सर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया, उसके बाद एक किनारे शांति से बैठ गया। रुद्र को वहां देखकर सब समझने की उत्तम देव किसके बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने बिना कोई सवाल किए चुपचाप उसका चक्र से बाहर निकल गए। कुछ देर शांति के बाद उत्तम देव वहां से उठकर चले गए। उसके जाने के बाद सब भी धीरे धीरे वहां से चले गए। अब उसे कक्षा में सिर्फ दो बड़े आचार्य और रुद्रदेव ही थे। उन्हें बैठने को वृद्ध ने अपना सर उठाकर उन दोनों को देखा और मुस्कुराते हुए कहने लगे, क्या आप सब जानते हैं कि दादाजी ने मुझे यहाँ किस काम के लिए बुलाया है? उन्होंने मुझे कुछ खास तो नहीं कहा पर इतना कहा कि मैं नहीं आए विद्यार्थियों को शिक्षा दो और उनकी जादुई शक्ति बढ़ाने में मदद करो। कैसा हो सकता है? इन सब के बीच उन्हें मुझे कुछ खास चीजों के बारे में, कुछ घटनाएं के बारे में तुम जो सोच रहे हो बहुत सही सोच रहे हो। रुद्र, आज का विद्या निकेतन में कुछ अजीब अजीब घटनाएं हो रही है, इसकी जांच तुम्हें करना है और उसे जैसे खत्म भी, और उसके लिए तुम्हें विद्या निकेतन में रहना होगा जिसके लिए तूने इस नए चल रही भाव के लिए चुना है और सभी को पता है तुम कौन हो, इसलिए कोई तुम्हें जानबूझकर परेशान भी नहीं करेगा। हालांकि यहाँ सब जादू के अच्छे अच्छे जानकार हैं पर कुछ सामान्य लड़के लड़कियां भी यहाँ मौजूद है जिन्हें तुम्हें खास तरह से ट्रेनिंग देकर बहुत ही अच्छे स्वस्थ विद्या का ज्ञान देकर अच्छा जादूगर बने में उनकी मदद करनी होगी। फिर इतनी सारी नया और वहां से चला गया। वह उसे लड़के के बारे में भी पूछना चाहता था पर उत्तम देव की बात याद करके वह रुक गया। जब वह पहाड़ी पर बने अपने लकड़ी के घर में पहुंचा जहां उत्तम देव और वह रहा करते हैं तो उसने देखा कि उत्तम देव उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। ये देखकर वह उसके पास चले गए। पिताजी, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं अपने कमरे से कहीं बाहर निकलना नहीं चाहूंगा, जब तक मेरे पैर ठीक नहीं हो जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं कहते हुए वैभव ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया तो नहीं राजा कुंभदेव और रानी देवी जी दोनों ही अपने बेटे को देखने लगे। आज ये पहली बार हो रहा था जो वैभव ने अपने पिता और मां की बात को ना मानकर अपनी जिद उनके सामने रखी हो। हर वह लोग अच्छे से समझ रहे थे कि वैभव के पर में जान ना होने के कारण वैभव बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगा है। किस पसंद होगा कि उसका दोनों पर किसी काम के ना हो और वह बिना किसी सहारे की एक जगह से दूसरी जगह जा भी ना सका हो। इन दोनों वैभव के ऊपर क्या बीत रही है ये वह दोनों समझ भी नहीं सकते, पर वह लोग चाहते थे कि वैभव राजपुरोहित जी के आश्रम में जाकर अपना इलाज कराया, वहां कुछ दिनों के लिए रहे ताकि उसके ठीक होने की कुछ उम्मीद बनी रहे। पर यहाँ तो वैभव ने अपने आप को ही कमरे में बंद कर रखा है जिससे वह और उनकी पत्नी दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान थी। कुछ देर ऐसे ही बहस होने के बाद राजा जी ने हार मानते हुए कहने लगी, ठीक है, जैसे तुम चाहो वैसे ही होगा। मैं जल्द से जल्द दूसरे देश और दुनिया की हर कोने से सबसे काबिल बेड मिस्यू को यहाँ लेकर आऊंगा तुम्हारी इलाज के लिए। ये कहते हैं वह वहां से चले गए और उनके साथ रानी जी। उनके जाने के बाद वैभव ने गहरी सांस ली और कहा, आखिर इन्हें वह क्या गया था आज जो मुझे इस महल से बाहर भेजने के लिए इतने टावा हो रही थी। जब तक मुझे वह किताब और इस महल से जुड़ी हुई शक्तियों के बारे में पता नहीं चल जाता तब तक मैं इस महल से दूर तो कहीं नहीं जाने वाला। एक बार में साम्राज्य की सबसे ऊंची शक्ति स्रोत और राजा की गाड़ी में बैठ जाऊं, उसके बाद तो पूरी दुनिया को अपने घर में रख सकता हूं। ये सब सृष्टि होगी। वैभव के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई, पर जैसे ही उसने अपना पैर की तरफ देखा उसे गुस्सा आने लगा और फिर वह उदास हो गया। काम नहीं आ रहे थे ना उसके काली शक्तियों, नहीं किसी भी वेद का आयुर्वेदिक उपचार, और जिससे वह मदद मांग रहा था उसके लिए भी उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी जिससे वह चुकना नहीं चाहता। ये सब सोचते हुए उसने बिना कुछ पन्ने अपने बिस्तर पर फैले कुछ किताबें को एक जगह रखा और एक किताब उठाकर पढ़ने लगा। आजकल तो उसका यही दिनचर्या रह गया है, अपने आध्यात्मिक शक्तियों को अपने शरीर की ऊर्जा से मिलने की कोशिश कर रहा था। उसने कुछ सोचते हुए अपने खास जासूस को अपनी कक्षा में बुलाया जो उसके सामने कुछ ही समय में आकर सर झुकाकर खड़ा हो गया। उसे देखकर वैभव ने अपनी कड़क और कटोरा आवाज में उससे कुछ सवाल करने लगे, लगाओ, जिसका हुआ जवाब वह बहुत शांति से दे रहा था। सारी चीजों को सुनने के बाद एवं निशा
दिलाते हुए कहा, और विद्या निकेतन में राजकुमारी की प्रशिक्षण कहाँ तक पहुंची? क्या वह बहुत अच्छी से अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रही है? जी नहीं राजकुमार, हम वहां की किसी भी खबर को बाहर नहीं लपे। जितने भी लोग हमने वहां पर भेजे वह कभी वापसी नहीं आए। ये सुनकर वैभव में उससे कुछ फेंक कर मारा। उसके बाद कहा, मुझे जल्द से जल्द दोनों राजकुमारी की सारी चीजों की जानकारी चाहिए, हर चीज। मानव विद्या निकेतन में मौजूद सैनिक हमारे सैनिकों से तरह बहुत ही ज्यादा काबिल है, पर मुझे उन दोनों के सारी चीजों पर अपनी नजर और पकड़ रखती है, ताकि ये दोनों भी मेरे रास्ते पर ना आ पाए। इस वक्त तो पिताजी और मन दोनों की अनजान है, पर सही वक्त पर उन्हें मेरी सच्चाई पता चल जाएगी, और उससे पहले मुझे सबसे ज्यादा ताकतवर बनना है, ताकि उन्हें मेरे सामने झुकने से कोई रोक ना सके। अब तक तो मैं आरव अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा को हटा दिया, हम धीरे धीरे सबको उनकी असली जगह दिखाऊंगा मैं। ये कहते हुए मैं बहुत जोरों से हंसने लगा हूं। तुम्हें उसके सामने सर झुकाए हुए सपने सर हिलाया और कहा, जी कुछ दिनों में आपको मैं राजकुमारी की सारी चीजों के बारे में बता दूंगा। तभी वह कुछ याद करते हुए कहने लगा, मैंने सुना है वहां काव्या राजकुमारी अभी आए है। क्या राजकुमारी काव्य और उसके पड़ोसी राज्य की काबिल एक लड़की वह भी वहां पर है, जिसके शक्तियां और खूबसूरती के बारे में काफी सुनने को मिलता है? जी राजकुमार, वहां सभी राजघराने की राजकुमार राजकुमारियां और इस बातों को साधारण लड़के लड़कियां भी वहां पर आए हुए हैं, जो अपने जादू की शक्तियों को प्राप्त कर जादूगर बनने की शिक्षा ले रहे हैं। इस बार काफी प्रभावशाली जादूगर वहां पर आए हैं, जिसके कारण वहां की सुरक्षा बहुत ही मजबूत तरीके से की गई है। नहीं तो हमेशा की तरह आपको सारी चीजों के बारे में अब तक पता चल चुका होता। हाँ, इस बार तो मैं भी सुना है विद्या निकेतन में बहुत अधिक मात्रा में सैनिक और सुरक्षा के नियम है, शायद इसलिए क्योंकि वहां पर हमारे साम्राज्य की 2 सदस्य गए हैं। हमारे जितने दोस्त हैं उतने ही दुश्मन, पर सबसे बड़ा दुश्मन तो उनके घर पर ही है। ये कहकर वैभव कैसे हंसने लगा और वह शख्स वापस से सर झुकाकर वहां से चला गया। एपिसोड 33। आरव और कारण दोनों ही कक्षा की तरफ चलते हुए आपस में बातें कर रहे थे। तुम्हें क्या लगता है राजकुमारी काव्य के साथ जो कुछ भी हुआ उसे सुनकर यह बहुत ही अजीब नहीं है? अगर वहां कोई और होता तो बात समझ में आती है कि जादूगर वहां पर था, पर वहां तो कोई नहीं था, और काव्या ने जिस तरह से बताया उसे सुनकर तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग किसी के ऊपर उसे पर हमला करने के लिए कहीं दूर से ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन पर हमला करते हैं और जादू का इस्तेमाल करते हैं? कारण ने नामे सिर हिलाया, कहा, यह बहुत ही मुश्किल जादू है। 1% जादूगर ही यह काम कर सकते हैं, और वह काम सिर्फ काली दुनिया की जादूगर भी कर सकते हैं, जो अलग अलग दुनिया से अलग अलग इंसानों को अपना गुलाम बनाकर रखते हैं, साथ ही अलग अलग दुनिया के जानवरों बेस्ट ड्रैगन रकाशक नव को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उनके पास भी ऐसी शक्तियां नहीं होती हो ना। और तुम्हें इन सारी चीजों में पड़ने की जरूरत नहीं है, पहले अपनी शक्तियों को काबू में करना सीखो, और खबरदार मेरी बहन के आसपास किसी भी लड़कियों को हाथ लगाया तो या उनसे बातें भी की तो नहीं तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। और अब तक तो तुम जान चुके हो कि मेरी बहन तुम्हें लेकर कितनी ज्यादा पजेसिव है। अगर कोई भी लड़की तुम्हारी आसपास होती है तो उसकी गलत के मारे चेहरा कितनी लाल हो जाता है, और उसके आसपास का और कितना खतरनाक हो जाता है। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अपने आप को लड़कियों से दूर रखो, और लड़कों से भी, क्योंकि तुम्हारे कारण कुछ लड़की माहेश्वरी के जादू का शिकार बन चुके हैं। इसके बारे में तूने कोई खबर नहीं है? तुम मुझे डरा क्यों रहे हो? अपनी बहन को समझना चाहिए। मैंने उसे हर वक्त यही कहा है, जब तक मुझे सब चीज याद नहीं आ जाता तब तक मैं उसका एक दोस्त बनकर रहूंगा, और उसने इस बात को लेकर हमें भुला क्यों जाती है? अब इस तरह से मेरे ऊपर हाथ जमाना को मैं क्या कहूँ? उसने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं उससे अच्छे से पैसाता हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार मैं उसका कर कभी कभी तो मुझे तुम्हारी बहन के ऊपर ही शक होता है। ये सुनकर कारण की आंखें छोटी हो गई और वह आरव को घूरने लगा, जिस पर आरव हंसते हुए कहने लगा, चिंता मत कर यार, सिर्फ शक होता है। कितनी सुंदर लड़की, मुझे सलाम, लड़की के साथ सगाई कैसे कर सकती है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं परिवार ना ही शक्तियां। इन दोनों के अलावा तुम्हारे पास बहुत खास चीज है, मेरे भाई। जो क्या है? आरव खुश होते हुए कहने लगा, अच्छा क्या है मेरे पास जो इन दोनों चीजों से भी ज्यादा कीमती है? अभी तो तुम्हारा समय बहुत ही ज्यादा कीमती है, जल्दी चलो, नहीं तो आज वह राजकुमार का बच्चा फिर तेरी शिकायत उसे खड़ूस आ जाने से कर देगा। फिर सोचते रहना क्या कीमती चीज है। मैं कहकर वह आपको खींचते हुए कक्षा की तरफ ले गया। वहीं ये सारी चीज दोस्त से रुद्र देख रहा था, जो काले लंबे कोट में दीवार से केक लगाए हुए खड़ा उन्हें देख रहा था, पर उसे कहने लगा, ये तो बहुत ही साधारण है, भला देखकर मुझे अजीब क्यों लगा? वह उसे तरह अपना कदम बढ़ने लगा जिस तरह आरव और कारण जाएगा जा रहे थे। धीरे धीरे चलते हुए कुछ दूरी बनाकर रुद्र उनके पीछे पीछे एक कक्षा की तरफ आ गया। वह वहीं खड़ा होकर उनका नजर रख रहा था और मन ही मन कहने लगा, आज से पहली बार यह हुआ है कि मैं किसी लड़की के पीछे इस तरह से जैसे कर रहा हूँ। ये लड़का है तो कुछ खास, उसे देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा है, और एक अलग सा कनेक्शन भी। क्या यह आरव नाम का लड़का को मैं पहले ही से जानता हूँ, और राधा जी के मुंह से पहली बार मिले अलावा किसी और का नाम इस तरह से निकला? कुछ तो बात है इस लड़की में, और उसे देखकर मुझे किसी की याद भी आ रही है।
ये सब सोचते हुए वह अपनी पुरानी यादों में चला गया। उसे याद करते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और यह मुस्कान कई सालों बाद आई थी और उतनी ही जल्दी चली भी गई और अपना ध्यान पूरी तरह से आ रहा हूं के ऊपर लगा दिया। वह अच्छा आसपास के कक्षा से बहुत कोने में बना था, जिसके कारण कक्षा के अंदर चली सारी चीज आसानी से देखा जा सकता है। कुछ देर यहाँ वहाँ की बातें करने के बाद सब अपने अपने जादू की कक्षा के लिए निकल गए। सबके अलग अलग तत्वों की जागृत होने के कारण सब अलग अलग आचार्य से उसकी जादुई शक्तियां और जादूगरदी की कला सीखने के लिए अलग अलग रास्ते पकड़ कर चले गए। काव्या अनिल अभी भी औषधि का घर में बैठे थे। उन सब के जाने के बाद मेरी पत्नी किताब गोद में रखे हुए काव्य की तरह देखकर कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम उससे लड़के से बहुत अलग तरह से व्यवहार करती हो, क्योंकि तुम ऐसा कभी नहीं करती थी। यह सुनकर काम है उसकी तरह देखने लगी और कहने लगी, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब वही कि उसे देखकर तुम्हारी आंखों की पुतलियां कुछ अलग हो जाती है, जो मैं 2 से 3 बार देख चुकी हूं। सच बताओ, क्या तुम्हें वह लड़का अच्छा लगने लगा है? पर यह भी ध्यान रखना उसके साथ कौन है। तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन महेश्वरी, और उन दोनों को देखकर तो पूरा विद्या निकेतन यही कहता है कि माहेश्वरी उसे लड़की के पीछे है। देखा नहीं हर वक्त सब कुछ साइड करके कैसे उसे लड़की आप पर अपना हाथ जमती है, और वह उसके साथ ही तो इस निकेतन में आया था ना। उसका भाई भी हमेशा उसके साथ ही रहता है, तो समझ लो कि उन दोनों का रिश्ता पहले से ही जुड़ चुका है। यह अफवाह भी है कि वह दोनों की सगाई भी हो चुकी है। इसलिए तो विद्या निकेतन की कोई भी आचार्य उनके बीच ज्यादा ध्यान नहीं देता। नहीं तो तुम जानती ही हो, इस विद्या निकेतन में बहुत सारी कानून है, नियम है, विचार कर भी कोई तोड़ नहीं सकता। यहाँ कोई खूबसूरत लड़कियां राजकुमारी और राजकुमार है, पर कोई भी इस तरह से एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते। ना कि कोई दोस्त, बचपन से ही उनका रिश्ता तय किया जाता है, और तुम्हारा भी हो चुका है, तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। ये सुनकर काव्य को याद आता है कि उसका रिश्ता पारस साम्राज्य के राजकुमार आरव से हुआ है। फिर याद करती है, उसके चेहरे पर एक बेचैनी के साथ दर्द भारी उदासी घेर लेता है। उसे देखकर नील उसे देखकर कहती है, और तुम्हें दुखी नहीं पहुंचाना चाहते थे, मैं तो बस तुम्हें समझ रही थी। मैंने सुना है तुम्हारे रिश्ते के बारे में, भले ही तुम इस बात को मानो या ना मानो, पर तुम्हें यह फैसला मानना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ना तुम्हारे माता पिता पीछे हंस सकते हैं, ना ही तुम। उसके बातों को सुनकर काव्या ने मन ही मन कहा, जिसके साथ में पूरी जीवन के सोचते हो। उसने अपनी सोच को रोक लिया और अगली बार उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगी। उसे रोता हुआ देखकर नील हैरान परेशान हो गई और वह उसे समय आने लगी, पर काव्य दुखी मन से अपने आंसू लगातार गिरते हुए रोने लगी। उसके सीने में अब बहुत तेज दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई बहुत बड़ा हिम्मत का बांध टूट चुका है। उसे ऐसे देखकर नील परेशान हो गई। उसने कभी काव्य को इस तरह से टूटती नहीं देखा था। उसके कंधे पर हाथ रखे उसे कहलाते हुए उसे शांत रहने को कह रही थी, पर काव्य तो आज पूरी तरह से टूट चुकी थी और वह लगातार हो रही थी, जिसकी वजह वह चाह कर भी किसी को नहीं बता सकती। कुछ देर तक लगातार होने के बाद काम क्या वही लेट गई और उसने कसकर नील का हाथ पकड़ लिया और वह नींद में धीरे धीरे चले गए। वह बार बार कुछ बुदबुदाया जा रही थी, जिसे नील सुन तो रही थी पर समझ नहीं आ रहा था। एक आचार्य वहां पर आकर काव्य की ऐसी हालत देखकर आचार्य ने कुछ लेप काव्य के सर और पैरों के तलवे में लगाने को कहा, पर फिर अपनी शक्तियों से काव्य की मस्ती पर रखकर वहां से नींद को कुछ कहकर चले गए। वहां पर आ गए और काव्य का उपचार करने लगी। इस्लाम के वक्त अकेले में आराम जब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए युद्ध कला की प्रैक्टिस कर रहा था, उसे बार बार कोई ना कोई परेशानी हो रही थी। कभी उसका जादू सही वक्त पर जागृत नहीं होता, तो कभी उसका जादू जागृत होकर तुरंत ही गायब हो जाता। उसे बटन से पकड़ भी नहीं पा रहा, ना ही अपने शरीर से जोड़कर रख पा रहा है। उसका मन और उसका शरीर दोनों ही एक जगह स्थिर न होकर जादू को जागृत करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण उसके हाथ में कभी जादू जागृत तो होती है, पर वह कुछ समय के लिए रखकर चली जाती है। फिर सारी चीज होता हुआ देखकर आ रहा हूं मैं। आखिर अपना एक हाथ जोर से बगल के दीवार पर देमला मारा और गुस्से से कहा, आखिर क्या रह गई है? बस मेरे अंदर जिस स्टडी की शक्ति मुझे चाहिए थी मुझे मिल गई, और उसका मैं पहले ही कर रहा हूं। सही है, क्या मुझे शरीर को कुछ ऊर्जा से जोड़ने के लिए रोक रहे हैं? यह अब तक समझ क्यों नहीं आ रहा मुझे? प्लीज समझते हुए। आई लव बहुत परेशान हो गया और मेडिटेशन तो कर रहा था, पर आज उसका मेडिटेशन भी उसकी परेशानी को दूर नहीं कर पा रहा था। इसलिए वह अपनी इस जादू को प्रैक्टिस करने वाले समय को छोड़कर वहां से उठ गया। आप सीधा कारण के पास जाने लगा। दूसरे रुद्र यह सब देख रहा था और सोच रहा था, वह लड़का शहर में कुछ खास है तभी जहां सब मंत्र और कुछ ताकों पर ध्यान दे रहे हैं। कोई अपने साथियों को जागृत करना और उसका उपयोग करने के बारे में इतना सोच रहा है, पर इसे हुआ क्या और यह जा कहां रहा है? अभी तो बहुत फनी समय हुए हैं उसे अपनी जादू का इस्तेमाल करते हुए। ये कहते हुए रुद्राभिषेक के पीछे चलने लगा। आप अपनी ही परेशानी में इतना खो गया था, फिर से एहसास नहीं हुआ कि आज सुबह से उसके पीछे कोई नजर रखे हुए हैं? पहले तो कागज की चमची थे और अब रुद्र था। करण वही कुछ शास्त्र के साथ कुछ लड़कों के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। आपको वहां पर आकर साइड में खड़ा देखकर वह कुछ देर रुक जाता है और उसके पास आकर कहता है, तो कैसे रहे तुम्हारी जादू की प्रैक्टिकल? क्या प्रैक्टिस? मुझे कुछ नहीं आया। ये जादूगर कैसे इतनी आसानी से अपने हाथ से कभी आग जला लेते हैं, तो कभी बरसात ला देते हैं, या कभी बिजली गिरा देते हैं। मैं तो एक सीधा बॉर्डर भी नहीं जगा पाया। ये कहते हुए आरव में मुंह बना दिया और कहने लगा, कहीं मैंने उसे गुलाबी रोशनी की बात ना मानकर कोई गलती तो नहीं कर दी? इस सोचकर आर किसी सोचते हुए की सोच नहीं लगा।
उसे फिर से किसी गहरी सोच में सोता हुआ देखकर कारण ने सर हिलाया, वापस अपने प्रैक्टिस में चला गया। कुछ लड़के ने देखा कि आरव अपनी सोच में वही बेवकूफ की तरह खड़ा है, तो कुछ उन्हें उसे धक्का देते हुए इधर उधर जाने लगे, जिससे आरव लड़खड़ाकर पीछे गिरने लगा और पीछे कुछ नुकीले हथियार रखे हुए थे। कारण ये देखकर उसके तरफ जाने ही वाला था कि तभी कला लंबे कोट पहने हुए एक शख्स ने आरव को हवा में ही रोक लिया और साइड में खड़ा कर दिया। ये देखकर सब इधर उधर देखने लगी। सबको वह काले रंग का कोट पहनना सच दिखाई तो दिया, पर कोई उसे ध्यान से देखते हो उससे पहले वह सेक्स वहां से चला गया। उसकी जाने के बाद सब अपने बस में आए और अपने अपने काम करने लगे। कारण उसके पास दौड़कर आया और कहा, तुम ठीक हो ना? इस पर आरव ने अपने ध्यान से बाहर आते हुए कहने लगा, हाँ मेरे साथ अभी हुआ क्या था। ये कहते हैं वह इधर उधर देखने लगा और कहने लगा, बाप रे, अगर मैं इसके ऊपर गिर जाता ना, तुम मेरे शरीर का तो छानी बन जाता। ये कहकर कारण आरव हंसने लगा, तो वही कारण उसे गुस्से से देखते हुए कहने लगा, चुप कर पागल लड़का, अगर अभी तुम्हें कुछ हो जाता ना, तो मेरा पूरा खानदान मेरी जान के पीछे पड़ जाता कि मैं एक साधारण सी लड़के को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। अगर तुम्हें खरोच लगती है ना, तो उसकी जिम्मेदारी भी मुझे उठानी पड़ेगी। इसलिए तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, अपने आप को इतना बड़ा महान जादूगर मत समझा। अभी तो सीख रहा है, तो इस पर फोकस कर और अपना ध्यान रखकर और मेरे आसपास ही रहकर या मुझे अपने आसपास रखकर। अच्छा हुआ कि वह जादूगर ने तुम्हें बचा लिया, नहीं तो ये खंजर और नुकीले हथियार न अभी तुम्हारे शरीर के आर पार होता। अब तो मुझे यहाँ कुछ करने का भी मन नहीं है, चल यहाँ से। मैं तेरा करण आरव का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले जाने लगा। अरे मैं यहाँ आ गया हूँ तो मुझे भी कुछ स्वस्थ विद्या का ज्ञान देकर कुछ सिखा दे। वैसे भी आज मैं मेडिटेशन और जादू की प्रैक्टिस नहीं कर रहा, मुझे भी आज विद्या की प्रैक्टिस नहीं करना। अच्छे नहीं, यहाँ से मिलकर आते हैं। हर पूछते हैं कि उसे और कुछ याद आया कि नहीं। वह दोनों आपस में बात करते हुए वहां से चले गए। रास्ते में उन्हें माहेश्वरी भी मिल गई, जो कागज से ही मिलने जा रही थी। वह तीनों एक शादी काव्य से मिलने के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे उनकी मुलाकात दोनों राजकुमारी और उसे नक्चरे राजकुमार पारस और दो चमचों से भी हुआ। वह लोग भी काव्य से मिलने ही जा रहे थे। ये देखकर आरंभ में कारण के कान में धीरे से कहा, अब तो मुझे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। आप ये राजकुमार मुझे नीचे दिखाने के लिए एक भी पाल चुप नहीं रहेगा। और ये दोनों राजकुमारियां पता नहीं जब भी मुझसे मिलती है तो मुझे इतना घूर घूर कर क्यों देखते हैं, जैसे कि मैं कोई एलियन हूं। एपिसोड 34। काव्य और उससे मिलने आए लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। आरव खाना खाते हुए वैभव ने अपनी आधी खाई हुई थाली कारण की तरफ कर दिया, जिसे बिना कुछ कहे कारण उसकी थाली में से खाना लेकर खाने लगा। ये देखकर वहां मौजूद सभी आश्चर्य हो गए, खास करके उसकी बहन महेश्वरी, जिसे अपने भाई को इस तरह से हल करके देखकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई। सबको खाते हुए देखने लगा और खाने लगा। तुम सब इस तरह की खाना कैसे खा सकते हो? कितनी कड़वा और अजीब तरह का स्वाद है इसका। क्या यहाँ ऐसे ही खाना मिलता है? तब तो मैं दुआ करूंगा कि मुझे कभी भी बीमार नहीं पड़ना। इस तरह का खाना खाकर तुम्हें मार ही जाऊंगा। ये कहकर वह दूसरे साइड होकर बैठ गया। तो वही नील उसे देखा, धीरे से कहती है, इसके नखरे तो हमसे भी ज्यादा है। हर बात पर कोई ना कोई नखरे करता रहता है। आखिर अपने आप को समझता क्या है? कहीं का राजकुमार है। भारत साम्राज्य की राजकुमारी में भी इतना नखरा या घमंड नहीं है जितना इसमें है। उसके धीरे पर बातें काव्य सुन पा रही थी और यह सुनकर काव्या ने एक नजर उठाकर आरव को देखने लगी और कहने लगी, शुरू शुरू में तो मुझे यही लगता था कि यह आरव ही राजकुमार आरव है, पर इसकी बातें और इसका नजरिया राजकुमार आरव जैसे बिल्कुल नहीं है। वह कितना साधारण और सीधा लड़का राजकुमार था, जो मुझसे चालाक लड़की के झांसे में फंस गया और अपने आप को ही खो बैठा। पर इसे देखकर मुझे हमेशा उसी की याद आती है। कैसा हो सकता है कि वही अब है? जल्द से जल्द पिताजी की खोज पूरी हो जाए और मैं भी इस अब से इसके बारे में कुछ जानकारी जानकर रहूंगी, क्योंकि इसका चेहरा काफी हद तक मेरे आरव से मिलता है। तभी उसके अंदर से आवाज आए, और राजकुमारी काव्या, भूलो मत, अब वो तुम्हारा राजकुमार नहीं है। जिस तरह से तुमने उससे धोखा दिया है, अब तुम उसे अपना कहने का हक खो चुकी हो। तुम्हें अपने आप को संभालना होगा और अपने दुश्मनों से बदला लेना होगा, जिसने तुम्हें इस दौरान पर लाकर खड़ा कर दिया है। बोलो मत, गलती से तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे साथ देने वाले की भी गलती है, और उसी ने सबसे पहले तुम्हारे मन में राजकुमार आरव के लिए जहर घोड़ा था। ये सब मत बोल, तू सही फैसला लेकर सही रास्ते पर चलो। जब तक तू अपनी इस नजरी को नहीं बदलोगे तब तक तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें कुछ दो चेहरे वाली इंसान का असली चेहरा उसके परिवार और उसके पूरे साम्राज्य के सामने लाना है। भूल गई अपनी कसम जो तुमने अपनी गलती के एहसास होने के बाद खाई थी। फ्लैशबैक। जब काव्य को उसकी मां और उसके पिताजी ने बताया और काव्य को उसकी गलती का एहसास हुआ कि उसने अपने गुरु और घमंड में आकर किसी ने दोस्त और सच्चे इंसान को धोखा देकर उसे किस तरह से मार डाला, उसे अपने आप से नफरत होने लगी और वह अपने आप को ही जान से मार देना चाहती थी। उसने अपने पूरे कक्ष को तहस नहस कर डाला था और वह अपने आप को मारना चाहती थी। इस वक्त राजकुमारी काव्य बिल्कुल कोई होश नहीं था। वो एक मजबूर लड़की की तरह नजर आ रही थी। बिखरे बाल, असत वस्त्र से कपड़े, आंखें एकदम लाल, और जिससे वह लगातार आंसू बहाने जा रहे थे। काव्या एकदम अलग नजर आ रही थी। वह अपनी आंखें बंद कर आंसू बहते हुए अपने और राजकुमार आरव के बीच बिताए खूबसूरत पलों को याद करने लगी, जहां राजकुमार आरव और उसकी पैरों में पायल को बनते हुए मुस्कुराकर उसे देख रहा था और पूछ रहा था,
राजकुमारी काव्य, तुम मुझसे मिलने के लिए इस तरह से अपनी आधी शक्तियों को खत्म क्यों कर डालती हूँ, जबकि तुम्हें अपनी जादू और ध्यान के ऊपर इन सारी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि तुम बहुत शक्तिशाली राजकुमारी बन जाओ और मेरी रक्षा कर पाओ, पर तुम मुझसे मिलने के लिए इस रहस्यमय शक्ति का उपयोग क्यों करती हो? तुम्हें पता है ना कि इन शक्तियों को सिर्फ परिवार के सदस्य में से किसी खास को मिलती है और तुम अपनी स्थिति को गलत इस्तेमाल कर रही हो। मैं तो एक साधारण सा लड़का हूँ जो गलती से इस राजमहल में जानना है, पर तुम तो एक बहुत ही बुरी लड़की हो। तुम्हें मेरे अंदर ऐसा क्या देखा जिसके लिए तुम अपने पूर्वजों के दी गई शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके मेरे से रोज यहाँ मिलने आती हो? उसकी बातें को सुनकर और राजकुमारी काव्या बस मुस्कुराए जा रही थी। वह उसके चेहरे को अपने हाथों से पकड़कर कहती है, वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुमसे मिलने यहाँ क्यों आता हूँ। हाँ, मुझे तुमसे क्या नजर आता है कि कहकर उसने एक रहस्यमय मुस्कान चेहरे पर ले हुए आरव को देखने लगी। आरव के आंखों में एक अलग ही सच्चाई चमक रही थी, जिसे देखकर काव्या उसकी आंखों में ज्यादा देर तक नहीं देख पाए और उसने अपना हाथ पीछे ले लिया। आरव से नजरें फेर ली। ये सब सोचते हुए काव्या जोर से चिल्लाई, फिर सामने आईने में अपने अक्ष को देखने लगे जो उसकी हालत पर हंस रही थी। ये देखकर राजकुमारी काव्य गुस्से से पागल हो गई और कुछ उठाकर आईने की तरफ फिर करके मार, जिससे आईना दो हिस्से में टूट गया। फिर भी उसका अक्ष हंसना नहीं छोड़ा। मुझ पर हंस रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हंसने सकती हो? गुस्से और लाचार काव्य रोते हुए अपने अक्ष से कहा। उसका अक्ष हंसने के बाद कहती है, तुम्हारी हालत पर हंस रही हूं मैं? राजकुमारी काव्या, तुम तो कभी ऐसी नहीं थी जो अब ऐसी हो गई हो। क्या तुम में बस इतनी ही हिम्मत है कि इतनी बड़ी गलती नहीं गुनाह जो पूरी दुनिया में एक तुम ही हो जिसने ये गलती किया है? तुम्हें इसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा? भूल गई कि यह गलती सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे साथ कोई और भी था इस गलती को करने के लिए। अगर वह नहीं होता तो तुम ये सब करते ही नहीं। गलत सिर्फ तुमने ही नहीं किया था, उसे शख्स ने भी किया था जो तुम्हें गलत करने पर मजबूर कर रहा था। अगर तुम अपने आप को सजा दोगे तो उसे इंसान का क्या जिसने ये सदा संयंत्र रचा था? क्या तुम उसे गुनहगार को भूल जाओगे और अपने पछतावे में अपने आंखों खत्म कर डालेगी? भूल मत, यह सब कहाँ और कैसे शुरू हुआ था। उसे रात काव्या ने कसम खाई थी कि वह एक शक्तिशाली जादूगर बनाकर आरव की मौत और अपने अपने द्वारा दिया गया धोखे का बदला लेकर उसे इंसान को सबके सामने भी नकाब करेंगे। इसके पीछे ये सारी चीज हुआ है। अब वह किसी की मोहरा नहीं, मोहरे को बनाकर उसे शख्स को सबके सामने भी बेनकाब करके आरव की मौत के बारे में सबको बताएगी। पर अगली सुबह जब उसके पिताजी ने बताया कि आज जिंदा है या हो सकता है, तब उसकी उम्मीद जाग गई और काव्या हर पल यही प्रार्थना करने वालों की आरव जिंदा हो और सही सलामत हो। वैभव शराब पीते हुए लगातार सामने परछाई की बात सुन रहा था। जैसे जैसे वह सामने परछाई की बातें सुन रहा था वैसे वैसे इसका ग्रुप गुस्सा भी बढ़ते जा रहा था। अपना शराब का गिलास वह उसे परछाई की तरफ देकर मारता है और गुस्से से कहते हैं, तुमने वक्त मांगा था, मैंने तुम्हें वक्त दिया, अब कितना वक्त मिलेगा तुम्हें और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? मेरे पास और भी ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे ऊपर बर्बाद करने का। कुछ भी हो जाए मेरा इलाज ढूंढ कर लो। मुझे जल्द से जल्द इस महल के राज और वह किताब ढूंढना है जो तुम बेवकूफ से भी नहीं ढूंढा जा रहा, और मैं बिना अपने पैरों से कुछ नहीं कर सकता। अब तो मेरी शक्तियां भी आती होने लगी है जो, और जल्दी से उसे किताब के बारे में पता करो और महल की हर इस कोने और हर एक जगह अपने आदमी तैनात कर दो। एक बार वह किताब और इस महल के राज मुझे मिल जाए उसके बाद तो मैं अपने बनाए गए जाल को सही जगह और सही लोगों के बीच इस्तेमाल करूंगा। तभी एक और काली परछाई खेल किसी अचानक से वैभव के कमरे में आ गया और अपना सर झुकाए हुए उसने वैभव से कुछ कहा, जिसे सुनकर वैभव गुस्से से आग बबूला हो गया और कहा, तुम सब किसी काम के नहीं हो, चले जाओ मेरी नजरों से दूर। यह कहकर वैभव ने जोर से चिल्लाया और उन दोनों को वहां से बाहर भेज दिया। उन सबके जाने के बाद वैभव को कुछ देर गहरी गहरी सांस लेकर खुद को शांत करते हुए कहने लगा, नहीं लगा तुम्हें इस वक्त शांति और दिमाग से कम देना है? इस वक्त तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर इतनी सी भी खबर किसी ऐसे को तुम्हारे बारे में पता चल देना कि तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है या तुमसे कोई ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर जादूगर है, तो कुछ भी करने से पहले सोच लो, क्या मुझे उससे मदद लेनी चाहिए या मैं उसके सामने अपने घुटने देख दूं? अगर मैं उसके सामने झुक गया तो मेरे हाथ में आने वाला सारी चीजों को अपने हाथ में लेकर मुझे हमेशा के लिए रास्ते से हटा देगा। जब तक मेरे हाथ में साम्राज्य को चलाने का अधिकार है और उसे शक्ति के पानी का भी, तब तक वह मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। पर सबसे ज्यादा ताकतवर तो वही होगा, पर उसे यहाँ इस गाड़ी में बैठने के लिए और इस शक्ति को पाने के लिए इस दुनिया में आना होगा, जो वह आना हाँ तो बिल्कुल नहीं सकता, पर उसकी मदद लेने से मुझे खतरा भी है। वह बहुत सारी चीजों के बारे में लगातार सोच रहा था कि तभी उसे किसी का ख्याल आया, जिसे याद करते ही वैभव के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और वह मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये बहुत अच्छा विचार है, जल्द से जल्द मुझे इसकी कम कर देना चाहिए। एक बार फिर उसे अपना मोहरा बनाने का वक्त आ गया है, तैयार हो जाओ। और राजकुमारी काव्य, एक बार फिर मेरे हाथों की कठपुतली बनने के लिए अब तुम्हें मोहरा बनाकर मैं अपना पूरा करूंगा। तुमने मुझे मेरा सबसे बड़ा कांटा से रिहा कराया है, तो अब तुम ही मुझे इस मुसीबत से भी बाहर निकलोगी। वैभव कुछ आवाज देकर बाहर खाड़े को में से किसी एक को अपने पास बुलाया। मैं अपने उन्हें देखते हुए कहने लगा, मुझे पिताजी और माँ से मिलना है, ये खबर उल्टा पहुंचा दो और कहना किसी जरूरी विषय पर बात करना है, इसलिए अपना पूरा समय लेकर ही आया यहाँ। ये सुनकर उसे सैनिक ने सर हिलाया और वहां से चला गया।
कुछ देर के बाद शाम के समय राजा कुंभदेव और रानी देवीराज जी दोनों ही वैभव के सामने बैठे हुए थे और वैभव अपने बिस्तर पर बैठा किसी गहरी सोच में था। इस वक्त उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था और उसका चेहरा बहुत पूरी तरह से मुरझाया हुआ नजर आ रहा था। अगर कोई भी उसे इस हालत में देखिएगा तो हर कोई उसकी इस हालत से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाएगा। कुछ देर की शांति के बाद कुंभदेव ने गहरी सांस ली और कहने लगे, तो बताओ राजकुमार, तुम्हें किसी महत्वपूर्ण बारे में बात करना था। अगर तुम्हारे मन में कोई भी परेशानी या कोई बात है वह हमें बता सकती हूँ, हम उसका निवारण करेंगे। और जब और बात रहे तुम्हारी हालत की, तो मैं पूरी दुनिया में अलग अलग वैद्य, ऋषि और औषधि विशेषज्ञ को सूचना पहुंचा दी है और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्हें तुम्हारे बारे में पता नहीं तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं कि किसी को तुम्हारी सालों के बारे में पता चलेगा। तुम जानते हो ना, इस महल के बाहर एक छोटी सी पानी की बूंद भी बाहर जाने से पहले यहाँ के तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है और ऐसी कोई भी बात नहीं जिसे हमारी मर्जी के बिना इस महल से बाहर गया जा सकती हो। तो हमारा भाई इस महल से आपकी मर्जी के बिना कैसे चला गया? पिताजी, वह तो नादान था ना, फिर भी आपने उससे खो दिया। मुझे मेरा भाई चाहिए। अगर इस वक्त मैं इस हालत में हूँ और वह मेरे पास होता तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता जितना इस वक्त लग रहा है। हम दोनों भाई में से किसी को कुछ हो जाता तो दूसरा उसकी जगह उसकी ताकत बनकर खड़ा होता, पर यहाँ तो मेरा भाई गायब है और मेरी ऐसी हालत हो गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हमारे परिवार में ये सब हो क्या रहा है। ना मैं कुछ कर पा रहा हूँ, अपने भाई को ढूंढ पा रहा हूँ। इस वक्त अगर वह होता तो उसका अभिषेक समारोह का आयोजन हो रहा था इस महल में और हर राज्य की राजा महाराजा को यहाँ आमंत्रित किया जाता और पूरी दुनिया में ये बताया जाता कि इस साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन है और उसकी तरह अधिकारी की जीवन साथी भी जो हर सुख दुख उसका साथ देखें। पर हमने तो अपने बेटे के साथ दूसरे राज्य की उसे राजकुमारी को भी सजा दे डाली। आप उसे बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। आखिर क्या जवाब देंगे आप उसे राज्य की राजकुमारी को जब वह आपके सामने खड़ी होकर आपसे सवाल करेगी कि उसका होने वाला पति कहाँ गया? मुझे बताए अभी नहीं होगा, पर कभी ना कभी तो हमें दुनिया के सामने बताना होगा ना। अगर उसे समय भी हमें आप नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? और उसे समय तक मेरी हालत भी ठीक नहीं होगी तो क्या होगा? हमारा राज्य साम्राज्य जो इतना बड़ा पावर शक्तिशाली है, जिसे पूरी दुनिया एक अलग ही नजरिए से देखती है, उसे साम्राज्य की राजशाही परिवार के दोनों बेटे, जिस जो एक गायब हो चुका है और दूसरा पूरी तरह से अपाहिज, उनका भविष्य क्या है किसी को नहीं पता। ये सब आर बहुत ही उदास और दानी होकर कह रहा था, जिसे सुनकर उसके माता पिता भी उदास होकर अपना सर नीचे झुका लिया। क्या मेरे इलाज के बारे में राजपुरोहित जी ने कुछ और कहा है? क्योंकि मैं इस महल से बाहर तभी लिखूंगा जब मैं अपने दोनों पैरों से चल पाऊंगा। मेरी शक्तियां अभियान धीरे धीरे कमजोर हो रही है और मेरा हिम्मत भी जवाब दे रहा है। पिताजी, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी इस नजरे पर उसके माता पिता भी सर झुका दिए और बिना कुछ बोले वहां से चले गए। उनके जाने के बाद वैभव मुस्कुराते हुए कहने लगा, अब आगे जो होगा अपने आप ही होगा। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, मुझे बस उनके दिमाग में किसी तरह से अपनी बात को डालकर इस तरह से छुपाना है कि वह वही करेंगे जिस तरह से मैं चाहता हूं, और यह कैसे करना है यह मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया। ये कहकर वह हंसने लगा। एपिसोड 35। आरव रात के में आरव के अंधेरे में बिल्डिंग के ऊपर मेडिटेशन कर रहा था और बार बार उसका ध्यान भटक रहा था, जिसके कारण में गहराई से मेडिटेशन नहीं कर पा रहा था। नहीं, वह अपनी शक्तियों के बारे में जानकारी नहीं था, उसके साथ में क्या रहा है उसे भी समझ नहीं आ रहा था। लेट गया और ऊपर ड्यूटी पार्टी में सितारे को देखते हुए एक गहरी सांस में, और उन्हें देता हूँ कि रहने का यह आज मेरे साथ हो क्या रहा है तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ ठीक पूछ नहीं दे रही है। मेरे सभी चक्र तो जागृत हो चुके हैं, फिर बीच में मेडिटेशन कर अपना पूरा कैसे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ? क्या हो रहा है मेरे साथ? तो उससे वही गुलाबी रोशनी अच्छी है जो अक्सर उससे कुछ ना कुछ बातें करने के लिए आई थी या कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण चीज बताने के लिए उसे देखकर आज पहली बार आ गई। बहुत खुशी हो रही थी हमको वह छोटी सी, पर इस वक्त आग को वह कोई दुश्मन से काम नहीं लग रही थी और कहीं ना कहीं उसे देखकर थोड़ा डर भी लग रहा था कि आज से पहले उसके करीब ऐसी चीज पर ना कभी देखा था नहीं सुना था। बढ़ गई और वह टिमटिमाते भी कहने लगी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम इतने सारे चक्र को जागृत कर चुके हो, तो अब तुम्हें कुछ तत्व की पूरी सत्याग्रहण करती है, उसकी अंतिम चरण तक पहुंच जाना चाहिए और उसकी शक्तियों और अमृत विज्ञान, और मैं तुम्हें सिर्फ कुछ समय का ही वक्त दूंगा। पर तुमने जल्द से जल्द माया गार्डन जाकर अपनी सारी शक्ति को जागृत नहीं किया तो तुम्हारे बीच तक की शक्ति और भी नीचे चली जाएगी, या तो तुम विच तत्व की पूरी शक्ति यह जागृत करना, नहीं तो तुम जानते हो क्या होगा। और इस शक्ति की जागृत करने का एक बहुत बड़ा मकसद है तुम्हारी जिंदगी का, जिससे पहला कदम तुमने उठाना है। तुम जान में जानना चाहते हो ना अपने अतीत के बारे में, तो पहले अपनी विचित्र की शक्तियों को जागृत करो और एक शानदार विच तत्व की जादूगरों को हराकर सबसे जादूगर करना, तब मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन की तरह एक पहला कदम की तरफ रास्ता दिखाऊंगा जिसमें तुझे तुम्हारे बारे में कुछ बातें पता चलेगी। सब कुछ बातें ये तो बहुत कम है, और इसके बदले आप मुझसे कितना कुछ करने को कह रहे हैं। अरब उसके बात सुनकर सीधा सीधा कह दिया, पर वह रोशनी थोड़ी देर में ही गायब हो गई बिना कुछ कहे। ये देखकर अरब में अपना बाल पकड़ लिया, और क्या मिलेगा, प्रॉब्लम क्या है? जब भी आते हैं बिना कुछ जवाब दिए ऐसी गायब हो जाते हैं।
आखिर यह है कौन और क्या जानते हैं मेरी अतीत के बारे में। चल बेटा, और तुझे जल्द से जल्द कर श्रेष्ठ जादूगर बनना है और इसकी तैयारी तुम्हें कैसे ही शुरू करनी है। ये कहते हैं वह अपने कमरे की तरफ जाने लगा, पर जैसे ही उसने दरवाजे पर अपना हाथ रखना उसके दिमाग में कुछ आया और कहने लगा, तुम इस जंतर मंतर की दुनिया में आकर बहुत ज्यादा आलसी हो गया है। ये कहकर उसने अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए और चलते हुए वह दूसरी तरफ धीरे धीरे कुछ सोचते हुए चले जा रहा था। तभी से कुछ आहट सुनाई दिया, जिसे सुनकर बहुत पीछे मुड़कर देखा तो पीछे का लंबी दस्ताने और कोट पहने हुए करण उसके पीछे पीछे चले आ रहा था। ये देखकर आरव अपने दिल पर हाथ रखा और कहा, मुझे हॉट अटैक दिल कर रहोगे। तुम्हें पता है ना रात के समय में कितना डरता हूँ, और तुम हो कि ऐसे भूतों की तरह मेरा पीछा कर रहे हो। ओके, मेरे साथ चलना था तो आवाज देकर मेरे साथ साथ चलती है, इस तरह पीछा करने की क्या जरूरत है। जिस पर कारण इधर देखते हुए उसे कहता है, इस समय सब सोते हैं और तुम हो कि भूतों की तरह इधर उधर घूम रहे हैं। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने कहा था कि तुम्हें मेडिटेशन पास जादू की प्रैक्टिस करना है, इसलिए मैंने तुम्हें टेरेस पर अकेला छोड़ा था, पर अब तुम यहाँ बाहर की तरह कहाँ जा रहे हो? तुम्हें बहुत बहुत फिक्र है मेरी। मैं भी कोई छोटा लड़का नहीं हूँ जो जब देखो तब तू मेरे पीछे बॉडीगार्ड बनेने घूमते रहते हो। मैं तुमसे अच्छा जादूगर हूँ, समझे? मुझे मालूम है, पर मैं कहता हूँ ना कि तुम कहीं भी जाओ, मुझे अपने साथ ले जाओ। तुम्हें आराम करना चाहिए। मेरा क्या है, मैं तो दिन में भी सोकर अपनी नींद पूरा कर लूंगा। मैं तुम्हें बहुत थक जाती हो फिर से मेरी उसे नींद ना आने के कारण मैं तुम्हें कभी भी रात उठाकर इधर ले जाता हूँ, इसलिए आज सोचा कि अकेले ही चला जाऊं। तुम कहाँ जा रहे हो? ग्रंथालय जा रहा हूँ। औषधि तंत्र और वृक्ष तत्व की ग्रंथ जो मैंने पढ़ ली है, पर अब समझना बाकी है। ये सुनकर करण हैरान होकर आरव को देखने लगा और मन मन कहने लगा, ये किस तरह से सोचता है, मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा। इतनी रात को कोई पुस्तक पढ़ने की कैसी सोच सकते हैं, इसमें बहुत अजीब है। आरव, वैसे भी कोई बात से तुम घर से सोए नहीं हो, और अगर तो मैं अपनी नींद पूरी नहीं की थी, तुम्हारे शरीर में अलग अलग तरह से रिएक्शन होंगे और तुम अपनी कम पर सीधा सीधा ध्यान नहीं दे पाओगे। हमारी था कि जो मनुष्य अपने नींद भोजन को सही टाइम सही समय और सही मात्रा में नहीं लेता वह एक सिद्ध जादूगर नहीं बन सकता हूं, और मैं कौन सा गायब होने वाला हूं। चारों तरफ विद्या निकेतन की सुरक्षा सैनिक तैनात है, इस पर कारण उसके साथ साथ चलते हुए कहना होगा। जब यहाँ सुरक्षा सैनिक होकर भी राजकुमारी काव्य के साथ वह सब हो सकता है, राजकुमारी काव्य के साथ हो सकता है, तो तुम तो एक नादान से लड़के हो। मुझे कुछ भी कर देता है। यहाँ भूनकर आरव का मुंह बन गया। कारण उसके साथ साथ चलने लगा। काव्या के बारे में जानने के बाद अब कारण को और भी ज्यादा और उनकी चिंता होने लगी। वही कोई था जो कुछ दूरी की ऊंचाई पर बैठा हूं दोनों को देख रहा था। वह कोई और नहीं रुद्र है जो छत पर बैठा हुआ उस वक्त उन्हें देख रहा है। क्या ये दोनों हमेशा एक साथ ही रहते हैं? तुम गलत लड़की की बात तो उसे दूसरे लड़की को और आगे भी शख्स वीडियो में जहां कहां रहे हैं, और मुझे कुछ समय पहले आपका अपना एहसास किया जैसे कि कोई जान पहचान शक्ति हो मेरे आसपास हो। रुद्र इधर उधर देखने लगा और उनका पीछा करने लगा। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।